नमस्कार दोस्तों, डीएवी नोट्स क्लास 7th में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली हमारे पास आप सभी के लिए खुशखबरी है। पहले हम क्लास 7th डीएवी स्कूल्स की सिर्फ नोट्स की वीडियो अपलोड किया करते थे, पर अब से हम आप सभी के लिए लाए हैं डीएवी के क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट लेसन वाइज क्लासेस, जिसमें हम आपको चैप्टर्स को पढ़ाएंगे इन अ वेरी एफिशिएंट एंड ईजी वे। हम हिंदी और इंग्लिश में इंटरेक्ट करेंगे ताकि आपके लिए जो लर्निंग हो वो काफ़ी हद तक इजी हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि हम आज के चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, डीएवी का सोशल साइंस के क्लास 7th का ये पहला चैप्टर है। आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ आएगा। डिफाइन एनवायरनमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, आप एनवायरनमेंट को डिफाइन कर पाएंगे, उसके टाइप्स के बारे में बता पाएंगे। लर्न अबाउट 4 स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, आप एटमॉस्फेयर के 4 स्फीयर्स के बारे में पढ़ पाएंगे। एंड मच मोर, और भी इसमें बहुत कुछ है चैप्टर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर खोल लिया, चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट ऑल सराउंड्स अस। एनवायरनमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एनवायरनमेंट वो है जो हमें सराउंड करता है, यानी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है हमारे जीने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment हमें हवा देता है सांस लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाना देता है खाने के लिए और ज़मीन देता है रहने के लिए। It also includes plants, animal and a large variety of man-made things which are necessary for our living. ये plants, animals और बहुत सारी variety of things जो humans ने बनाई है उसे include करता है, जो हमारे रहने के लिए necessary है। Thus, environment has both natural and man-made elements. यानी environment में दोनों natural और man-made elements हैं। The natural environment can be further bifurcated into 2 groups: physical environment and the biological environment. जो natural environment है उसे आगे हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, physical environment and biological environment. The physical environment includes all known living things like land, water and air. जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित चीज़ें आती है, जैसे ज़मीन, पानी, एयर। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है उसमें सभी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। Man is the most important component of the biological environment who satisfy all the required needs for both parts and groups of the environment. Human जो है वो biological environment का एक component है जो दोनों environments, physical environment और biological environments की needs को satisfy करता है। The 2 components of the natural environment, that is the physical and biological, are largely interdependent and cannot be separated. जो physical और biological environment है वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। Any major change in physical environment is bound to bring a change in accompanying biological environment. अगर कोई भी चेंज, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आता है तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो बदलाव आएगा ही आएगा। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल, जो वो चेंज होता है वो एकदम भी हो सकता है और स्लोली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू आवर सेंसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे ईयर्स लेता है, ठीक है। जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1 इंच जो सॉइल का होता है वो 500 ईयर्स लेता है फॉर्मेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड, some changes are very sudden, like the changes brought by an occurrence of earthquake, volcano
एक्सेट्रा। बहुत सारे चेंजेस एकदम फटाफट होते हैं, जैसे किसी अर्थक्वेक का आना या कोई ज्वालामुखी जो होता है वो कई बार फट जाता है। तो ये चेंजेस बहुत सडन होते हैं और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी हैवी डैमेजेस और चेंजेस लाते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, डैट इज 4 स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 4 स्फीयर्स कौन कौन से हैं? द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके 4 स्फीयर्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। Each of these is unique in its own way and supports other in sustaining life. इनमें सभी जो स्फीयर्स हैं इनमें एक ना एक अलग खास बात है और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जिससे लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं हम ह्यूमंस। फॉर्म्स द प्लैनेट मदर अर्थ। ये सभी एक दूसरे को सस्टेन करते हैं, मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं और इससे हमारा प्लैनेट अर्थ बन पाता है। Let us understand the importance of each sphere on the natural environment. अब हम सभी स्फीयर्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और इनकी हमारे अर्थ पर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लेयर जो आती है हमारे पास आती है वो है लिथोस्फीयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज स्फीयर ऑफ रॉक्स। यानी जो लिथोस्फीयर का मीनिंग असलियत पे मीनिंग होता है वो होता है रॉक्स का स्फीयर। द अर्थ सॉलिड लेयर इज नोन एज लिथोस्फीयर। यानी जो हमारा अर्थ का लैंड होता है वो लिथोस्फीयर, जैसे ये जो लेयर है ये हमारी लिथोस्फीयर है। द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। यानी थिकनेस में जो लिथोस्फीयर है वो 100 किलोमीटर्स के अराउंड है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियाल। जो लिथोस्फीयर की अपर मोस्ट यानी सबसे ऊंची लेयर है उसमें रॉक्स होते हैं जो सिलिका और एल्यूमिनियम में रिच होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सियाल। बिलो द सियाल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम आर नोन एज सीमा। बिलो सियाल की लेयर के नीचे जो रॉक्स होते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम में रिच होते हैं और उन्हें हम सीमा कहते हैं। विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन्स। यानी ये जो लेयर है ये जनरली ओशन के नीचे पाई जाती है। Thus lithosphere is the part of earth which provides us land over we live. It provides the soil and for the plants and all source of the mineral wealth. लिथोस्फीयर अगर हम छोटे छोटे शब्दों में कहें, लैंड है जहाँ हम रहते हैं और ये प्लांट्स को सॉयल और हम ह्यूमंस को ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है। हमारी नेक्स्ट लेयर का नाम है एटमॉस्फेयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। यानी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी एयर है, एयर का स्फीयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर लेयर है वो गैसेस का मिक्सचर और ये अर्थ के अराउंड एक लेयर बनाता है। इट इज़ एन गैसियस एनवेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। यानी जो ये लेयर होती है ये अर्थ से 1600 किलोमीटर्स ऊपर तक पाई जाती है। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर्स हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी जो 99% है वो धरती, जो 99% एटमॉस्फेयर है वो धरती के सिर्फ 32 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर पाई जाती है। Among the 4 major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature. इन 4 जो हमारे अर्थ के एलिमेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर नेचर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Where changes occur not only from one season to another but within a short period of time. ये जहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो एक सीज़न से अनदर में भी होते ही होते हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए तो होते ही हैं पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी होते हैं, से अ फ्यू हार्स, कुछ घंटों में भी हो जाते हैं। These sudden changes produce an in atmospheric condition which affect our life both directly and indirectly.
ये जो एकदम सडन चेंजेस होते हैं ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट लेयर आती है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर refers to the sphere of water which is present in ocean, rivers, lake and other water bodies around the surface. जो हाइड्रोस्फीयर होता है हमारा वाटर होता है, वाटर की लेयर होती है जो धरती पे है। द प्लैनेट अर्थ इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स अबुडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। अर्थ को कई बार हम ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट की तरह भी नेम है क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत हद तक पानी प्रेजेंट है। द वाटर बॉडीज इंक्लूड्स रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियंस कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। जो हाइड्रोस्फीयर में चीज़ें आती है वो होती है रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशन, सीज एंड एक्सेट्रा। और हाइड्रोस्फीयर अकेला हमारी अर्थ का 71% एरिया कवर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इज द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। जो वाटर जो होता है वो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में एक जैसा नहीं है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द परसेंट ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर वेयर एज द रिमेनिंग 53% लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसका 43% तो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और जो 53% आता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। Ocean holds 96.5% of the water on the earth. Rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes. जो हमारा ओशियंस होते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं, जिनमें अर्थ का 95.5% वाटर प्रेजेंट है, 96.5% वाटर प्रेजेंट है। और जो बाकी का वाटर है वो आइस जैसे ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, वाटर वेपर्स भाप की फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट है। हमारी नेक्स्ट लेयर आती है बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का जो स्फीयर होता है। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन ऑल थ्री स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर तीनों जोन्स का एक कम्बिनेशन है जहाँ पर सभी प्रकार की लाइफ एग्जिस्ट करती है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन नियर द अर्थ सरफेस और इन लैंड, वाटर, एयर। जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, वो अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं और अर्थ के सरफेस के पास पाए जाते हैं, जैसे ऑन द लैंड, वाटर एंड एयर। ह्यूमन बींग्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, दे आर केपेबल ऑफ चेंजिंग इट। ह्यूमन बींग्स बायोस्फीयर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स बायोस्फीयर को चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। धरती में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी चीज़ों में डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, प्लांट्स या एनिमल्स हो। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ अकर्ड लार्जली over a long period of time, resulting in emergence of new species of plants and animals. जो ये changes हुए हैं ये बहुत लंबे period of time में हुए हैं, जिससे नए plants और animals emerge कर रहे हैं, यानी वो हो रहे हैं, transform कर रहे हैं अपने आप को। These changes are created by diversity on earth. ये changes धरती पर biodiversity create करते हैं। The Government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve this biodiversity. Government of India ने 1972 में Wildlife Protection Act पास किया था, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके। Under this law act, preaching and hunting are prohibited. Violation of this act is punishable under crime under law. इस एक्ट के अंडर एनिमल हंटिंग जो है वो बैन कर दी गई है। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट को तोड़ने पर क्राइम की तरह आपको एक पनिशमेंट दी जाएगी।
It is not only the duty of government to protect and preserve the wildlife, but all of are responsible. ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करे, ये ड्यूटी जो है ये हम सभी की है। अब हम लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। Human beings as an important part of the environment are well equipped to exploit, consume or utilize different plant and animal species existing on the earth surface. Human beings जो environment के बहुत important यानी सबसे important part होते हैं, वो धरती को यूज़ भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उसके प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। It is the need of the present times that we should live in harmony within our surroundings. ये हमें अब आज के टाइम में हमें हमारे सराउंडिंग्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। हमें जैसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए एक्सेट्रा। दिस अलाउज द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज इन द कोर्स ऑफ टाइम। अगर हम धरती को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, प्लांट स्पीशीज़ को और एनिमल स्पीशीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये धरती को अलाउ करता है कि वह सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेन कर पाए और कुछ टाइम के साथ चेंज इवॉल्व होते होते कुछ नई स्पीशीज़ को भी जन्म दे पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू वंस अगेन।